एक महिला विधायक के ऊपर में हत्या का प्रयास करने का आरोप और हथियार इस्तेमाल करने का आरोप और रंगदारी का आरोप, इस तरह के आरोप लगने की बात भी अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब और दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। सारे चीजों पर राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ में, और हम ये कह सकते हैं कि संवेदनशील सरकार है, कि अब जो उनका एक जो बनाया हुआ जो नैरेटिव जो बनाने का प्रयास किया था उसको ध्वस्त कर दिया है आदरणीय राहुल गांधी। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान अब कुछ दिनों में कर देंगी। हालांकि झारखंड पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, लेकिन जो मुख्य दो पार्टियां हैं एनडीए और यूपीए की, उनके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। इसके बावजूद भी अब रामगढ़ के भीतर चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी हैं और इनका परिचय है कि झारखंड के भीतर कांग्रेस के मुख्य अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पूर्व में राज्यसभा के प्रत्याशी रहे और साल 2014 में रामगढ़ विधानसभा के आईएनसी के कैंडिडेट थे और लगभग 47,000 वोट्स इन्होंने उस वक्त वहां हासिल किए। और झारखंड के भीतर तमाम जिलों में भी इनकी सक्रियता देखी जाती है और पार्टी ने फिलहाल वर्किंग प्रेसिडेंट की इनको जिम्मेवारी दी है। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ मैदान में जाएगी और इस सीट को फिर से रिटेन करने की कोशिश करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम स्वामी। आप एक बात बताइए, रामगढ़ की जब भी बात आती है तो ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पैसे और पूंजी के बल पर बहुत लंबे वक्त तक राजनीति को उन्होंने वहां पे इन्फ्लुएंस किया है और 2019 का परिणाम ठीक उसके विपरीत आया था। क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां फिर से बनेगी कि आप लोग सीट रिटेन कर लेंगे या फिर से एक बार पैसे और पूंजी की राजनीति हावी दिखेगी? नहीं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर थोड़ा और पीछे हम चल जाएं, रामगढ़ की जमीन और खास करके राजनीतिक जमीन ऐसी है, वहां पर बड़े बड़े नेता आए और ऐसे भी नेता आए जिन्होंने समाज के अंदर में, राज्य के अंदर में एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया, उदाहरण प्रस्तुत किया। वैसे नामों में हम शहीद मंजूर हसन खां का नाम ले सकते हैं, मंजूर बाबू का, जिनकी हत्या 1972 में पटना में हो गई थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि वैसे आदर्श लोग जिन्होंने अपने घर की प्रॉपर्टी को गरीबों के बीच में बांटने का काम किया, आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने लोग आपको मिल जाएंगे तो बड़े श्रद्धा के साथ में उनका नाम लेते हैं, बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं, मंजूर बाबू का। उसके बाद में उसी जमीन पर शब्बीर अहमद कुरैशी, भेड़ा सिंह के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, वो भी गरीबों के बीच में काम करने वाले बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। और अगर इसको और आगे हम बढ़ाएं तो पार्टी की बात हम नहीं करते, अलग अलग पार्टियों में लोग रहे, लेकिन फिर भी जमुना शर्मा एक बहुत अच्छे नेता थे, कांग्रेस पार्टी के गरीबों के बीच में काम करते थे। झारखंड आंदोलन के पृष्ठभूमि से आने वाले अर्जुन राम महतो जी, उन्होंने भी बहुत सादगी के साथ में राजनीति किया है। राजनीतिक विचारधारा या पार्टी कुछ भी हो, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जितने लोगों का हमने नाम लिया, इन लोगों ने कभी भी पैसे के बलबूते पर या कभी भयदोहन करके इस आधार पर कभी राजनीति करने का काम वहां पर नहीं किया। लोगों का दिल जीतने का काम किया, लोगों के बीच में काम करने का हमेशा चेष्टा किया इन्होंने और एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया। इस सारे चीज को पूरी तरह से पलटने का काम जब आजसू पार्टी वहां पर आई रामगढ़ विधानसभा में, सबकी अपनी अपनी काम करने की नीति होती है, इस पॉलिटिकल स्टाइल होता है। तो वहाँ सेवा से ज्यादा जो है हम ये कह सकते हैं कि मनी पावर और मसल पावर की बात शुरू हो गई। और कहने में कोई हमको संकोच नहीं, संदेह नहीं कि सिर्फ रामगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पूरी राजनीति को जो है बदलने का प्रयास किया गया। लेकिन एक सवाल पनपता है कि जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और वो लगातार अहिंसा की बात करते रहे, उन्होंने हमेशा भाईचारा और प्रेम की बात की। आप एक बात गौर करते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इस देश के भीतर की राजनीति में रिलीजियस पॉइंट पे पोलराइजेशन का जो गेम है वो बहुत उसकी इंटेंसिटी हाई हुई है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति का प्रतिबिंब रामगढ़ में भी देखने को मिलेगा या फिर वहां पर क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर ही वहां पर इस बार वोटिंग का पैटर्न होगा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो आने वाले सदियों
तक हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनका योगदान अविस्मरणीय है, उनको कोई भूल नहीं सकता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी और पूरी दुनिया जिनसे प्रेरणा लेता है। जहाँ तक रामगढ़ की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे निश्चित तौर पर ये बातें आती है कम्युनल पोलराइजेशन की, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ममता देवी जब आए तो उसके बाद में ये सारा समीकरण जो है बिल्कुल वो अलग हो गया। अब वहाँ पर कोई सांप्रदायिक गोलबंदी की संभावना नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का जो आधार वोट है, मत है, उसका विस्तार हो चुका है। अब कांग्रेस के खजाने में, खाते में या उनके बकेट में अल्पसंख्यक वोट भी हैं, बहुसंख्यकों के, चाहे वो कुर्मी समाज के वोट हो, कुशवाहा समाज के वोट हो, दलितों का वोट हो, आदिवासियों का वोट हो, इस तरह से सभी समाज और सभी वर्गों का वोट है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ 2019 में और रिकॉर्ड मत लाने का काम किया ममता देवी ने। लगभग 1 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रहा है। लेकिन एनडीए के लोग एक सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार के उपचुनाव को, बाई इलेक्शन को, बाईपोल को इमोशन पे केंद्रित किया जा रहा है। एक बच्चे को लेकर के एक भावनात्मक ज्वार पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है और मुद्दों के आधार पर राजनीति को नहीं करके भावनाओं के आधार पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? सच्चाई को कोई बता नहीं, और सच ये है, सच निश्चित तौर पर सच ही रहेगा कि जिस प्रकार से ममता देवी का कन्विक्शन हुआ है कोर्ट में, जिस प्रकार से उनको सजा मिली, हम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों के उनके निर्णय पर टिप्पणी करना नहीं कर सकते हैं, उनके मेरिट पर। केस में तो साक्ष्यों के आधार पर जो है निर्णय होता है, उसको नहीं। लेकिन जिस तरह से केस को प्रशासनिक तौर पर मैनिपुलेट किया गया और केस चार्ज फ्रेम किया गया, एक महिला विधायक के ऊपर में हत्या का प्रयास करने का आरोप और हथियार इस्तेमाल करने का आरोप और रंगदारी का आरोप, इस तरह के आरोप लगने की बात में अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब और दुर्भाग्यपूर्ण बातें थी। लेकिन फिर भी आज की सच्चाई तो यही है कि उनको सजा मिल चुकी है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। लेकिन इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में और मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में बहुत मरमरिंग है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय हुआ है। क्योंकि जबकि ये घटना हुई तब बहुत शक्तिशाली भी नहीं थी ममता देवी जी, वो एक मात्र जिला परिषद की सदस्य थी, तो वैसा भी कोई नहीं कह सकता कि उनके पास बहुत बाहुबल था और बहुत सरकार का संरक्षण था। उस समय रघुवर दास की सरकार थी। तो हमारा तो सीधा आरोप है कि सरकार के कहने पर, इंस्ट्रक्शन पर उस तरह से उस समय जो है 2 थानों में अलग अलग केस दर्ज किए गए थे, जिसकी वजह से अभी ये फैसला सुनाया गया। और भी बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत मैनिपुलेट किया गया पूरे मामले को। इसको लेकर के निश्चित तौर पर मतदाताओं के बीच में बहुत नाराजगी है और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। और बच्चा तो बच्चा ही है, यहाँ इमोशन और फायदा लेने की बात नहीं है, भावनाओं के आधार। सच तो सच ही है कि 4 महीने 3 महीने बच्चे को जो है माँ से अलग रखा गया है, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, ये एक रियलिटी है। अब इस पहलू पर आते हैं कि अगर सरकार के 3 साल के कार्यकाल की बात करते हैं, आज चूंकि 30 जनवरी है और 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण किया था। इस बीच जितने भी मसले रहे इस राज्य के भीतर, चुनावी मुद्दों पर जो भी बातचीत हुई, उन संकल्पों पर बातचीत हुई, स्थानीय नीति हो गई, नियोजन नीति हो गई, या फिर सरना धर्म कोड की बात रही, नौकरियों की बात रही, इन सारे मसलों को लेकर एक नाराजगी राज्य के भीतर देखी गई और सरकार ने ये दावा किया कि हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस पहलू पर अगर जनता वहां सवाल खड़ा करती है तो आप जनता के बीच क्या वहां जवाब पेश करें? देखिए, हमको ये भी याद रखना चाहिए, ये 3 साल का जो कार्यकाल है हेमंत सोरेन जी के सरकार का या गठबंधन सरकार का, उसमें लगभग 1.5 साल तो कोरोना जैसी महामारी पर गुजर गया। और कोरोना में ये हम नहीं कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक कीर्तिमान बना कि ऐसे चुनिंदा राज्य जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया विपरीत परिस्थितियों में, उसमें से झारखंड भी रहा है। चाहे गाड़ियों से प्रदेशियों को लाने की बात हो जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, चाहे ट्रेन से लाने की बात हो, यहाँ तक कि फ्लाइट से लाने की बात हो, झारखंड राज्य ने एक उत्कृष्ट स्तर का प्रदर्शन किया। कोरोना काल में
लोगों को अनाज देने की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, या मनरेगा के द्वारा मजदूरों को मजदूरी देने की बात हो, तो इन सारे चीजों में रिकॉर्ड है कि झारखंड राज्य ने ऑन रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विकास के मामले में भी जैसे ही कोरोना का खत्म हुआ है, उसके बाद में पूरे राज्य के अंदर में एक्सेलरेट किया गया है विकास कार्यों को। पूरे राज्य के अंदर में सड़कों का निर्माण हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है, और कृषि के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कितना काम हुआ। चाहे खाद बीज बांटने का मामला वो समय से हो रहा है, जो हमने वादा किया था कि भाई हम कृषि ऋण जो है उसको माफ करने का काम करेंगे, उसमें भी बहुत ही अच्छी प्रगति हुई। कहीं कहीं कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रगति वहाँ पे हुई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो लगातार बिजली के मामले में आप देख रहे हैं कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली की बात है। और जो भावनात्मक मुद्दा था राज्य के एक बड़े वर्ग का 1932 का खतियान, सरकार ने दृढ़ता के साथ में अपने वादे को पूरे करते हुए यहाँ सदन के अंदर में उसको पारित किया है। सरना कोड के मामले में आप देख सकते हैं, 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में देख सकते हैं, पारा शिक्षकों की जो समस्या थी उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ है और निर्णायक प्रगति उसमें हुई है। सहायिका सेविका की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, जो पुलिस के लोगों का जो मामला था, उन्होंने इन सारे चीजों पर राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ में, और हम ये कह सकते हैं कि संवेदनशील सरकार है। समस्याएं तो होती है, लेकिन उसके बाद में सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस पर देखने की बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार जो यहाँ पे चल रही है राज्य के अंदर में, एक बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील सरकार यहाँ पर चल रही है। आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव सरकार है, और जिस विधेयक को आप लोगों ने राज्यपाल के पास भेजा था 1932 के खतियान के मसले पर, और उसको 9 शेड्यूल में शामिल करने को लेकर अनुरोध था कि केंद्र को इसको भेजा जाए, कल उसे राज्यपाल महोदय ने लौटा दिया है। और इस बात का उन्होंने तर्क दिया है कि जो संवैधानिक पहलू है उसका इसमें थोड़ा उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? महामहिम राज्यपाल एक विद्वान व्यक्ति है, संवैधानिक प्रमुख है, और उनसे हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही बड़ी गरिमामयी जो पद है राज्यपाल का, निश्चित तौर पर उस गरिमा का पालन वो करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा सारे राज्यवासियों को है। इन कभी कभी हल्की बातें वो कह जाते हैं, जैसे इन्होंने एक बार कहा कि वो केस के मामले में कि कभी तो लिफाफे में जो है गम लगा हुआ है और अभी खुला नहीं है और बम फूटेगा, इस तरह की कुछ बातें जो है आती है। तो ऐसा नहीं, इससे पहले भी ये सदन के अंदर से जो है वो भीड़ की हिंसा वाले मामले में एक विधेयक पारित करके उनके पास भेजा गया था, उन्होंने त्रुटि बता करके उसको जो है वापस कर दिया। तो अब क्या कहा जाए, देश के अंदर में इस तरह की परिपाटी बन गई है कि कई राज्यों में हम लोग देखते हैं कि महामहिम राज्यपाल जो है एकदम एक राजनेता की तरह जो है, विशुद्ध राजनेता की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि राज्य के भीतर जो संवैधानिक प्रधान बैठे हैं महामहिम राज्यपाल जी, और सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है, या फिर ये राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नजर आ रहे हैं? मुख्यमंत्री तो बड़े हृदय वाले हैं, पहले दिन से माने आम प्रोटोकॉल से हट करके उन्होंने वहाँ पे उनका स्वागत किया हर एक कार्यक्रम में। और हम 2-3 बार हमको डेलीगेशन में जाने का मौका भी मिला है राजभवन में। जितनी विनम्रता के साथ, जितने सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल को का आदर करते हैं और उनको सारा चीज़ों को अपडेट करते हैं, राज्य की चीज़ों को, तो मुख्यमंत्री की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से कोई समस्या नहीं है, कैबिनेट की तरफ से कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी बाध्यता होगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई राज्यपाल भी तो पहले किसी न किसी पार्टी से ही जुड़े हुए रहते हैं, तो अपने आकाओं की बात भी माननी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है, मजबूरी भी समझी जा सकती है। ठीक है। राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो लगातार देश में कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, और भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर भी है। कुछ दिनों बाद यात्रा की अब समाप्ति भी होने वाली है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना प्रभाव देश के तमाम चुनाव में पड़ेगा? जैसे अभी त्रिपुरा में चुनाव होना है, आपके ब्राह्मगढ़ बाई इलेक्शन में क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए,
इस चुनाव का सबसे सकारात्मक बात तो ये रहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये रहा, जो धूल विरोधी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस की विचारधारा के, उन लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट करने का काम किया। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबे जबान से, कुछ लोग खुल करके इस बात को कहे कि नहीं भाई यात्रा तो जो है, यात्रा तो वाकई एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। बाबा रामदेव जैसे लोग सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इसको मैंने अप्रिशिएट करने का काम किया, और पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया में इस यात्रा की चर्चा है। इतना भागीरथी प्रयास, 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करना गर्मी और शिद्दत की ठंड में, ये अपने आप में बहुत दिल, गुर्दे और कलेजे की बात है। राहुल गांधी जी को इसके लिए सैल्यूट होना चाहिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया में। शायद ऐसे बहुत ही कम उदाहरण होंगे जब एक व्यक्ति किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के इतनी बड़ी यात्रा करता है। और देश भर में हमारे नेता राहुल गांधी जी को अपार जन समर्थन और प्यार मिला है। लोगों ने धर्म और जात और क्षेत्रीयता की बंधनों से ऊपर उठ करके इस यात्रा का स्वागत किया है। लेकिन एनडीए हो या फिर बीजेपी का आईटी से लगातार ये देखा गया कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल डिजर्विंग कैपेसिटी पर हमेशा एक सवाल उठाते थे कि ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये अच्छे से स्पीच नहीं देते हैं। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस यात्रा ने राहुल गांधी के लीडरशिप क्वालिटी में एक बड़ा इंप्रूवमेंट लाया है, वो पॉलिश्ड हुए हैं, वो बड़े एक नेता के तौर पर उभरे हैं? देखिए, एक बात है, मेलोड्रामा, नाटकीयता, निश्चित तौर पर हमारे नेता जो है इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। कहीं भी और किसी भी समय आंखों से आंसू को टपका देना अपने आप अपना ऐसा है। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ हमारे नेता राहुल गांधी जी, लेकिन वो मक्खन मलाई लगा करके बातें नहीं करते, वो टू द पॉइंट और स्पष्टवादिता उनकी बातों में रहती है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बीते सालों में हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए विपक्ष के लोगों ने इसमें लगाया। आज जो सत्ता में उन लोगों ने लगाया और उनको अक्षम साबित करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो यात्रा हुई है, हमेशा कॉम्पिटेंट और सक्षम रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन इस यात्रा ने सारे चीजों को धो दिया है। पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है कि राहुल गांधी जी में क्या योग्यता है, क्या कैपेसिटी, क्या कैलिबर, क्या क्षमता है, क्या वाक पटुता है। देश के लोगों ने, देश के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बुद्धिजीवियों ने और मीडिया के लोगों ने भी देखा। और बहुत चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब जो उनका एक जो बनाया हुआ जो नैरेटिव जो बनाने का प्रयास किया था, उसको ध्वस्त कर दिया है आदरणीय राहुल गांधी। बतौर अध्यक्ष एक सवाल, कार्यकारी अध्यक्ष में एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर झारखंड के नौजवान उस क्षेत्र में ये सवाल करते हैं कि नियोजन नीति कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाई, हमारी नौकरी के सवाल का क्या होगा, हमारी नियुक्तियों का जो समय पास हो रहा है उस पर एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं भविष्य में, ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के युवा बहुत पसोपेश में है। क्या संतुष्ट करेंगे उनको? स्थानीयता की नीति हो, नियोजन नीति हो, पहले भी पिछली सरकारों ने भी जो अपने तरफ से कोशिशें की थी उसको किसी न किसी तरह से कोर्ट ने नकार दिया था। मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं कि बहुत अजीबोगरीब बात होती है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है 22 लोगों के द्वारा, और उसमें से 20 आदमी जो है दूसरे राज्य का रहता है। कोर्ट के पचड़ों में फंसा करके और सरकार के काम में बाधा डालना, सरकार के निर्णयों को रोकना, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमको लगता है कि बहुत जल्द, जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी है, अपने नेताओं से जानकारी मिलती है कि फिर से इसमें कुछ कंक्रीट स्टेप जो है सरकार लेने जा रही है। एक सवाल उठ रहा था, मेरा अंतिम सवाल है कि रामगढ़ उपचुनाव में हम ममता देवी को तो लीडर मानते हैं, लेकिन अगर टिकट ममता देवी चूंकि जेल में है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकती है, तो क्या उनके पति को हम नेता स्वीकार करें? क्या ऐसी कोई बात उठ रही है क्षेत्र में? नहीं, देखिए, हम पति की बात या किसी की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का टिकट देने का एक प्रक्रिया है। सभी पार्टियों का हम सम्मान करते हैं। कुछ पार्टियां अपने पॉकेट में टिकट लेकर के चलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई की मीटिंग होती है, प्रदेश इकाई का उसका रिकमेंडेशन देखना होता है, उसके प्रदेश कमेटी के रिकमेंडेशन को, जो स्टेट में इलेक्शन कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन को AICC में भेजा जाता है और उसके बाद में फैसला सुनाया जाता है। राष्ट्रीय पार्टियों का एक अलग कल्चर और अलग स्टाइल होता है।
इतनी बात मैं आज के दिन में आपके इस चैनल में जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत होगा कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लूँ और मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। हमसे बड़े नेता हैं, राज्य के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, माननीय विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, और हमारे नेता जो राज्य के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी हैं, वो सारे लोग निर्णय लेने के लिए वो अधिकृत हैं, क्या निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर हालत में जन भावना का आदर करेगी। जनता की जो आवाज है उसको कांग्रेस पार्टी समझ रही है, और उसी आवाज के आधार पर हमको लगता है कि 3 दिनों में निर्णय निश्चित तौर पर हो जाए। एनडीए का दावा है कि पिछली बार हम लोग इंटैक्ट होकर नहीं लड़े, अलग होकर लड़े, इसका नुकसान हुआ। इस बार हम लोग अलायंस में लड़ेंगे तो हम लोग इस बार फतह हासिल कर लेंगे। भाई खुश रहने में कौन मना कर सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में है। कांग्रेस पार्टी या गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होंगे, हमको लगता है कि पिछले बार से उनका मार्जिन रामगढ़ में बढ़ेगा, ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमारा विश्वास है। अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? 100%। मुझे खुशी होगी कि परिणाम आने के बाद में जो भी परिणाम आएगा आपके मुताबिक, मैं आपके चैनल में जरूर दोबारा आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। तो शहजादा जी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, और इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। हालांकि ये बात जरूर है कि रामगढ़ के भीतर राजनीति में इस बार भावनाओं का ज्वार जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ममता देवी के नाम को लेकर के वहां पर राजनीतिक चर्चाएं होती आई है, और साल 2016 में जब गोलीकांड हुआ था और उसके बाद से अब तक का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो ये बात जरूर देखी गई है कि जब वो जिला परिषद की सदस्य थी उस वक्त भी उनके रैलियों में काफ़ी भीड़ उमड़ती थी, और जब वो विधायक बनी उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ती चली गई। और साल 2022 में जब वो जेल चली गई हैं तो दिसंबर के महीने में उनको जेल हुआ, और 2023 के अब फरवरी में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं एक भावना का ज्वार तो वहाँ जरूर देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ थे कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी, उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बातचीत को रखा और कांग्रेस के संदर्भ में ये साफ तौर पर कहा कि हम जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हम आपको लगातार झारखंड के ऐसे ही अन्य नेताओं से भी मिलाते रहेंगे और रामगढ़ उपचुनाव का अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।